हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शशि वालिया और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 8th चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आज तक जो हमने पढ़ा बेसिकली, चाहे वो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, बाद में जब चार्ज मूव कर रहा था, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो। ठीक है, ये आज अब तक हमने कंप्लीट किया। फिर हमने अल्टरनेटिव करंट कंप्लीट किया। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इन सब चैप्टर्स को मिला के बना है। मतलब बेसिक जो थ्योरी है या बेसिक जो आउटपुट्स हैं जो आपने आज तक स्टडी किए हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, थोड़ा सा थ्योरी वाला है और ज्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है, तो एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। लेकिन अब बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि जो अब तक आपने पढ़ा, ठीक है, वो सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 8। अब वेव्स का सबसे पहले तो मतलब क्या है कि वेव होती क्या चीज है। ठीक है, वेव सिंपली क्या है आपका, इट इज वेव। बेसिकली वेव होती है आपका जो मूव करती है, या बोल सकते हो आपका बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी विदाउट मूविंग दी पार्टिकल्स क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही मूव करते हैं, लेकिन वो आपका पूरी की पूरी एनर्जी के साथ मूव करते नहीं है। ठीक है, ये होती है आपका वेव आपकी बेसिकली दो टाइप की होती है। आपने क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। दो टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव्स होती है उसको मूव करने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे फेमस एग्जांपल है उसका आपका साउंड वेव्स। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फेमस एग्जांपल है आपका लाइट। ठीक है, या मैक्सिमम जो आप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में यहां पे पढ़ोगे, सारी की सारी क्या होती है आपका ये नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा बोलने का मतलब है कि ये जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इसमें से उनको मैक्सिमम टाइम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ चुके हो, मैग्नेटिज्म भी पढ़ चुके हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ऐसी वेव्स जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट भी होता है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट भी होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट भी होता है। जैसे वो ऐसी कोई वेव बनती है जिसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, इन बेसिक कंसेप्ट क्या है ये तो आपने पढ़ा होगा कि जब अगर कोई करंट किसी वायर में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। या आपने अभी मतलब चाहे वो एम्पियर सर्किट लॉ से पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन आप पढ़ते हो कि अगर करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यह पढ़ा कि whenever there is a change in magnetic flux according to Faraday's law, the induced EMF was minus d phi by dt। अगर इंड्यूस्ड EMF है तो क्या वहां पे बेसिकली आपका इंड्यूस्ड EMF ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं सिंपल इंड्यूस्ड EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल टर्म्स में बात करें, अगर पोटेंशियल है ये, तो पोटेंशियल का रिलेशन क्या ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, एक सिंपल सा रिलेशन अगर मैं याद दिलाऊं, थोड़ा सा भी अगर याद होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल टर्म में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E इंटू एल इज इक्वल टू V, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली बोलने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया बात, इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हम अब तक समझ चुके हैं। क्या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे? एक क्वेश्चन मार्क आया, जो आपका मैक्सवेल है, जिसके बारे में यहां पे पढ़ोगे, एक साइंटिस्ट है, उस पर्टिकुलर पर्सन ने बोला, कैन इफ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन मार्क और यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसने क्या किया, बहुत सारी चीजें लिया और एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बारे में हम अब थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आया, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ में आया कि ये चैप्टर स्टार्ट कहां से हुआ। और ऐसा होता है, बाद में जाके तुम सीख जाओगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते ही। तो ये तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हो। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आई है? ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहां से जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया गया उसको? और आपका अभी डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पे ये समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, इसने एग्जांपल क्या लिया, एक कैपेसिटर का एग्जांपल लिया, बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहां पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे मान लिया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बोला कि जो करंट है वो आई आ रहा है, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और यहां से बाहर जा रहा है। अब भी जो करंट है, और वो मान के चलो नीचे जो भी है, ये जो करंट है वो किसी एक बैटरी के थ्रू इसमें लाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 3 डिफरेंट सरफेसेस लिए। ठीक है, पहला सरफेस यहां पे लिया, ये सरफेस, और ये जो सरफेस लिया ये सर्कुलर लूप की फॉर्म में लिया। ठीक है, ऐसा कोई सरफेस लिया, ऐसा कोई सरफेस लिया, और ये जो सरफेस लिया, इसकी रेडियस मान लो, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये जो सरफेस लिया इन्होंने कुछ ऐसी शेप में लिया, ऐसी शेप में सरफेस लिया। ठीक है, अब इन्होंने डिफरेंट, यहां पे मान लिया कोई पॉइंट P मान लिया। ठीक है, अब ये जो करंट है इस सरफेस के बीच में से जा रहा है, और इस सरफेस के बीच में से अगर जो अभी करंट है वो जा रहा है, तो आपको एम्पियर सर्किट लॉ से पता है कि यहां P पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर सेंटर से जा रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की होगी, आपका बाहर की डायरेक्शन को होगी, क्योंकि ये जो थंब है ये दिखाएगा आप इस P पॉइंट पे, मतलब यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ज्यादा परेशान नहीं होते। और उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का अगर जो रिलेशन अगर याद होगा आपको, हमने ये पढ़ा था BdL इज इक्वल टू I इंटू म्यू नॉट, I इंटू म्यू नॉट, यही हमने पढ़ा था। ये सिंपल सी बात है, इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस चीज को किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक तो सरफेस हमने चुना जिसके बीच में से कोई करंट जा रहा था, फिर क्या किया इन्होंने, जैसे अगर मैं बुक से देखूं, जैसे ये फर्स्ट केस है आपका, यहां पे क्या किया, एक सरफेस लिया, तो यहां पे P पॉइंट में समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, B डॉट, अगर B डॉट dl की बात करूं तो कितनी आएगी वो, म्यू नॉट I, या फिर जो भी करंट यहां से पास कर रहा है, या भी मैं इसको सेम फॉर्म में लिख देता हूं, यहां भी आपका म्यू नॉट I, म्यू नॉट I। क्या बात समझ में आ गई? ये सिंपली हुआ, अगर आपने ये सरफेस कोई एक सरफेस माना, इस सरफेस के बीच में से करंट पास कर रहा है, सरफेस के बीच में से करंट पास कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जब सेकंड केस में आने की बारी आई, सेकंड केस में देखो, इन्होंने जो सरफेस माना है वो एक बोल सकते, एक अब जो अभी मतलब ब्लू कलर का है, ये सरफेस है, और इस सरफेस में पॉइंट P आ रहा है।
इस सरफेस में पॉइंट पी आ रहा है। अब जो सेकंड सरफेस इन्होंने लिया और इस सरफेस में पॉइंट पी भी आ रहा है, इस सरफेस में ये देखा इन्होंने कि हाँ पॉइंट पी तो आ रहा है बट देर इज नो करंट, बट देर इज नो करंट। If there is no current, then according to एम्पियर सर्किटल लॉ, BDL ये वाली टर्म तो ठीक है, लेकिन वहां पे तो कोई करंट है ही नहीं ना। ये जो I करंट है, ये जो सरफेस हमने माना है यहां से नहीं है, इसमें ये वाला करंट पास कर नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस at point P the magnetic field, this particular value comes out to be 0 and magnetic field is 0। सेम अगर थर्ड एक और एग्जांपल आप देखोगे एनसीईआरटी का, इन्होंने एक और सरफेस माना ओपन टिफिन लीड की तरह, ठीक है, जो है यहां पे भी पॉइंट पी आ रहा है और ये सरफेस है आपका, और यहां पे भी सेम है, इस सरफेस से कोई भी करंट पास कर नहीं रहा है। जब सरफेस से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ कितनी आई, एट पॉइंट पी पे 0 आई। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या दिक्कत क्या आ रही है इस पर्टिकुलर चीज में, कि बोला कि अगर फर्स्ट केस में हमने देखा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b की वैल्यू आप इजिली निकाल दोगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन कंसेप्ट को समझो, बोला कि पहले केस में b की वैल्यू आ रही है पॉइंट p में क्योंकि वहां से करंट पास कर रहा है, लेकिन सेकंड केस में देखोगे तो p में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और थर्ड में देखोगे तो थर्ड केस में भी नहीं है। तो बोलने का मतलब ये हुआ क्या, हो क्या रहा है यहां पे, ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है? तो या तो एम्पियर सर्किटल लॉ सही नहीं है, या तो उसमें कुछ टर्म ऐसी है जो मिसिंग है, क्योंकि एक ही सरफेस में डिफरेंट सरफेसेस में एक ही पॉइंट है और एक केस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और एक केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है, तो ये दोनों चीजें सही तो नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो बोला कि चलो और आगे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो बोला कि जो ये दो सरफेसेस हमने माने हैं बी और सी में, इसके कैपेसिटर के अंदर चलते हैं। कैपेसिटर के अंदर अगर आप जाओगे तो कैपेसिटर के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये कैपेसिटर के अंदर जाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है ना। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक से पॉजिटिव से नेगेटिव को जाती है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू है क्या यहाँ पे, और इसका एरिया मान लिया ए और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मान लिया डी। क्या कैपेसिटर के केस में सब कुछ पता है सबको पहले से? अगर कैपेसिटर के केस में ये सब पहले से पता है, क्या आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 होती है और अंदर क्या होती है? अगर थोड़ा सा भी याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूव किया हुआ है, अगर आप कैपेसिटर वाला टॉपिक देखोगे तो वहां पे हमने ये सब प्रूव किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, चार्ज डिवाइड बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सिंपल फ्लक्स होता है पर्टिकुलर फील्ड इनटू एरिया। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूं तो उसकी वैल्यू होगी E इंटू ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? और अगर मैं फ्लक्स को E इंटू ए लिख सकता हूं तो फ्लक्स ऊपर से ही की वैल्यू लिखूंगा तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए क्या हो गया, खत्म। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाय dt इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, एंड dq बाय dt। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये चार्ज है, दोनों सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि सेम करके दोनों में अभी हो गया काट दिया आपस में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। तो रेट ऑफ और एप्सिलॉन नॉट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट, एंड एप्सिलॉन नॉट
डी फाई ई बाय डी टी। तो एक नया रिलेशन निकल के आया कि बोला कि जब कैपेसिटर के अंदर भी कोई करंट होता है, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, या सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे तो वो भी क्या करेगी, अभी करंट को प्रोड्यूस करेगी। और सिंपल सी बात है, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा था, क्या जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी जो करंट है उसको प्रोड्यूस करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस करती है, वो यहां से समझ में आया कि यस, जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी करंट को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई यहां तक, तो ये जो पर्टिकुलर जो करंट है इसी को नाम दिया गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जब इसी को नाम दिया गया बच्चे अभी डिस्प्लेसमेंट करंट, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ अभी लिया, जो हमने लिखा था उसको कंप्लीट करते हैं। यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ में यह बोला गया था बी डॉट डी एल इन अ लूप इज इक्वल टू, इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू सी प्लस म्यू नॉट आई इंटू डी। आईसी है आपका कंडक्शन करंट जो वायर में जा रहा है, कंडक्शन करंट, और आई डी है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमने अभी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो समझ में आया? अच्छा, तो एक जगह पे दो टाइप के करंट हो सकते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो बोलने का मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो जो ऊपर जहां पे दिक्कत आ रही थी, अब ये देखो इनमें क्या आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही थी, अब जीरो नहीं है क्योंकि अब हमने डिस्प्लेसमेंट करंट सीख लिया है। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आएगी इस केस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आएगी वो कंडक्शन करंट के बराबर आएगी। तो यहां से वो डाउट क्लियर हुआ कि इस सरफेस के अंदर अब कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट पहले नहीं पता होता था, लेकिन अब पता है कि कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आ गई? तो ये आया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ की, जो बोल सकते हो जो अभी करेक्शन है वो, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई सी तो पता ही है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहां से इजीली फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, यहां से फिर इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये भी समझ में आया यहां पे कि जो ऊपर से देख रहे थे, अगर मैं फिर से कैपेसिटर ड्रॉ करता हूं, और इसी को बोलते हैं आपका एम्पियर मैक्सवेल या मैक्सवेल एम्पियर लॉ या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, इसी को बोल देते हैं क्योंकि उस पर्सन ने उसमें करेक्शन किया, जो मैक्सवेल है उसने क्या किया, इसमें करेक्शन किया, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहां पे जब आप देखोगे ये चीजें, ऐसा कुछ था कैपेसिटर। अब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे है, आगे इसका यूज करेंगे हम, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, समझ में आ गया। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, या तो अंदर या तो बाहर। पर इतना समझ में आया कि मैग्नेटिक, चलो यहां पे बाहर मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो B इज परपेंडिकुलर टू E। एक जनरल स्टेटमेंट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा घुमा देता हूं, मान के चलो अंदर की साइड को घुमा देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी दिखने लगेगी अंदर की तरफ को, है ना। ये आई मेरी बात समझ में?
और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी? मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी कुछ ऐसे, इस डर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे, यहां पे, इस पॉइंट पे, यहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दिखाई देगी। और ये है आपका, ये जो क्रॉस है ये दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कि मेरी बात समझ में आ गई? यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो जनरलाइजेशन है वो भी समझ में आती है, लेकिन इतना समझ में आ गया होगा जहां तक मेरे को समझ में आया है, क्या मेरी बात पल्ले पड़ी है थोड़ी थोड़ी, कि एक नया करंट होता है जिसके बारे में आप अब तक नहीं जानते थे, वो था आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। वो किसकी वजह से आया? आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों करंट एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर के बाहर जाओगे तो वहां पे तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, हमने पढ़ा है, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाती है बाहर। अगर आप एक्सरसाइज देखोगे, उसका जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसका लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछता है, जानते नहीं, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वहां पे वो पूछता है आपसे कि कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो 0 आती है। तो यहां पे सिर्फ क्या है, जो सिंपल, जो आपका कौन सा करंट है? आपका कंडक्शन करंट। एक जगह पे दोनों करंट हो सकते हैं, एक पे एक हो सकता है, दूसरे पे दूसरा ना हो, दोनों साथ भी हो सकते हैं। हाँ, बट इस लेवल पे, 12th के लेवल पे काफी अभी बोल सकते हो कि बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन बेसिक आइडिया जो अभी आपको दिया वो आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग। और ये जो इक्वेशन जो पढ़ते आए थे, जिसको सबको मिला के बोला हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम, क्या नाम दिया हमने? मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। और ये नई हमने सीखी, ये तो पहले से पता ही थी, ये तो पहले से पता ही थी। अभी मतलब गॉस लॉ पहले से पता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पहले से पता है, फैराडेज लॉ पता है, एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो अभी हमने सीखा, जो लास्ट हमने निकाला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक तो जिम्मेदार है करंट, और दूसरा है क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी समझ में आया कि दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होने में हेल्प हुई होगी, आई होप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या इतना तो समझ में आ गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों कैसे चलेंगे? आपका दोनों होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना तो समझ में आया था कि चार्ज जब होता है आपका स्टैटिक कंडीशन में, चार्ज एट स्टैटिक कंडीशन मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 0, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम पढ़ते आए थे। और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हमने बहुत सारी बात की थी, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर जो आपका चार्ज है, चार्ज ने मूव करना स्टार्ट किया विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट किया, तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आई? इतनी सी बात मेरी याद रखना कि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसमें बेसिकली क्या आती है? आपकी ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। ईएम वेव प्रोड्यूस होने का मतलब है जो वेव है एक वेव की फॉर्म में आते हैं, एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड। और वेव के बारे में तो पहले बता दिया, वो वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया कि जब तक चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। और ये भी जनरलाइज कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? आई होप थोड़ा बहुत आइडिया यहां तक लगा होगा। जब तक चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने वाली नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखोगे तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिसमें ये एक जनरल, हमेशा ही ऐसी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक जनरलाइज फॉर्म में देखोगे तो वेव जा रही है ऐसे। जो ये एरो का डायरेक्शन है, ये है आपकी एक ईएम वेव का क्लासिकल एग्जांपल। ये है आपका जेड डायरेक्शन दिखा रही है आपका वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। ये है आपका ईएम वेव
वेव डायरेक्शन, और उस वेव डायरेक्शन के दो परपेंडिकुलर एक्सिस में, एक में आपका एक्स एक्सिस में मूव कर रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रही है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है कहां पे? एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है आपका वाई एक्सिस में। तो यही बात होगी कि वेव तो जा रही है सामने, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल अभी घूम रहे हैं, उसके पैरेलल घूम रहे हैं, मतलब वेव जा रही है आगे, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये है आपका सिंपल डायग्राम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसी किसकी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा ही ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कुछ एक रिलेशन में यहां पे आपको बताता हूं जो आपने अभी मतलब +1 क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन हाँ यहां उनके डायरेक्ट यूज होगा जब आप कोई भी अभी न्यूमेरिकल या फिर कोई भी एग्जाम्पल करोगे। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा कैसे होगा। सिंपल, अगर यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखना चाहूं तो बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये सिंपल टर्म्स में है, ये ई एक्स, सॉरी ये के एक्स नहीं है, ये क्योंकि जेड डायरेक्शन में जा रही है ना, ध्यान रखना, ये जा रही है जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो जेड है, ये जो इस इक्वेशन के बीच में जेड दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है आपको द बेसिकली प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कि वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, और ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, और बी वाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा रखना याद, ये जो जेड यहां पे दिखाया जा रहा है, ये जो जेड यहां पे दिखाया जा रहा है, जेड shows the direction of wave, डायरेक्शन ऑफ। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है कि z का क्या मतलब है। अब छोटी छोटी टर्म जो आपको पहले कुछ एक फॉर्मूले जो मैं यहां पे आपको बता देता हूं, उनको डायरेक्टली कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल k का मतलब होता है, जिसको यहां पे वेव वेक्टर भी लिखा है, जो बेसिकली जिसके साथ ये होता है वो वेव डायरेक्शन को शो करती है। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। बात समझ में आ गई? जिसको एक और नंबर पढ़ा होगा, जिसके बाद इसका एक और नाम आपने पढ़ा होगा, जिसको वेव नंबर भी बोलते थे, अगर क्लास 11 थोड़ी सी भी याद होगी तो। ठीक है जी, बस हमेशा याद रखना एक्स वाई जेड चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि वेव एक्स डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो, और मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो। ठीक है, चीजें आपस में चेंज हो सकती हैं, चीजें आपस में चेंज हो सकती है। हमेशा नहीं कि यही होगा कि जेड में वेव चलेगी। हाँ, इतना समझ में आएगा कि जो वैल्यू जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 पाई बाई लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो आपकी वेव की डायरेक्शन होगी। और लैम्डा क्या होता है आपका? लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ। पता ही होगा वेवलेंथ क्या होता है? दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। जब वेव मूव करती है, वेव ने जो मूव किया, फॉर एग्जांपल ये एक कंप्लीट हुआ, तो इस और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला हमने वेवलेंथ। क्या बोला हमने? वेवलेंथ। दूसरी टर्म यहां पे लिखी है ओमेगा। ओमेगा जिसको एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, और इसका एक और इसको लिखा जाता है आपका 2 पाई बाय टाइम पीरियड। और 1 बाई टी क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं इसको। और टाइम पीरियड की वैल्यू पता है आपको? टाइम का सिंपल सा मतलब होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम की यूनिट आपको पता है क्या होते हैं? सेकंड। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। number of cycles completed in 1 second।
और इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। क्या होते हैं? ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्ज। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस ये जो दो इक्वेशंस लिखी है इनको अपने दिमाग में बिठा लो कि इसी से सबको कंपेयर करना है। एक्स वाई जेड एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। वेव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक सब कुछ क्लियर है? और क्या रिलेशन आपको पता होना चाहिए? एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के। ओमेगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट में वैक्यूम में मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होती है? आपका स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पे लिख भी सकते हैं, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय टी। सी को क्या लिख सकता हूं मैं? के को लिख सकता हूं 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, और सी को क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा बाय टी, और 1 बाय टी क्या होता है आपका? लैम्डा इंटू। ये भी एक और रिलेशन है जो आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, बस पता होना चाहिए कि यूज कैसे किया जाना चाहिए। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जो आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे लाइट वाला, उसमें काम आएगा। अगर वैक्यूम में जा रही है तो जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेगी, और स्पीड ऑफ लाइट होती है आपका 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट होती है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। और म्यू नोट की वैल्यू पता है आपको? म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है आपका? ये है आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नोट है आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अगर किसी वैक्यूम में नहीं है, वैक्यूम में नहीं, ऑब्वियस बात है, लाइट किसी मीडियम से भी पास कर सकती है, तो स्पीड आ जाएगी आपका, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये क्या है? किसी मीडियम में वैल्यूज है, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये कुछ एक फॉर्मूले जो इन्हीं दो इक्वेशन से आए हैं, जो आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। ठीक है, खासकर के में कंफ्यूज हो जाते हो, ओमेगा तो बार बार पढ़ते हो तो याद रहता है, तो याद रहना चाहिए 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेव लेंथ है। लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेव लेंथ है। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? आई होप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला भी याद रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी रह जाए, ये भी रह जाए, तो सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से और समझ में आता है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। और एक और रिलेशन जो शायद मिस किया, जो आप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय सी। ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये सिंपल ये दो फॉर्मूले के और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? आई बात थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है जी, a plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in free space along x direction, means x direction at a particular point in space and time. E is in this, what is B at this point? Okay, so बोलने का मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कहां जा रही है? एक्स डायरेक्शन, मतलब आई डायरेक्शन में। कहां जा रही है? आई कैप डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिया आपका जे डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जाएगी? इतना तो समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जाएगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों परपेंडिकुलर में, क्योंकि वेव की डायरेक्शन तो समझ में आएगी, इन्होंने खुद बता दिया एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, ई की डायरेक्शन दी है इन्होंने जे कैप, तो बी को तो होना पड़ेगा के कैप, बी को तो के कैप होना ही पड़ेगा। लेकिन बी माइनस के की प्लस के, हमेशा याद रखना E क्रॉस बी इज इक्वल टू वेव डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
उनको उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर ये थोड़े से भी आपको याद है, ये होता था आई कैप, ये होता था आपका जे कैप, और इसको मानते थे आप लोग के कैप। ये तीनों परपेंडिकुलर ईच अदर आपके होते थे यूनिट वेक्टर। तो अगर वेव की डायरेक्शन आई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, तो बी को या तो के होगा या तो माइनस के। लेकिन एक रिलेशन याद रखना, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू वेव डायरेक्शन। सो अगर ई है जे और यहां पे आएगा आई, तो यहां पे अभी मतलब क्रॉस में क्या आना चाहिए, क्रॉस में आना चाहिए पॉजिटिव के, बिकॉज जे क्रॉस पॉजिटिव के इज इक्वल टू पॉजिटिव आई यूनिट वेक्टर। ये मैथमेटिकल टूल्स जब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा तो ये आपको थोड़ी थोड़ी बातें, आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई क्या होता है, फिर वहां पे माइनस साइन आने लग जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। यहां पे अब सिंपल सी बात है, अगर मैं b की वैल्यू निकालने जाऊं तो b की वैल्यू होगी आपका 6.3 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी लास्ट में रिलेशन लिखा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, के कैप। ये के कैप क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, ये के कैप क्यों आया, बस इसको सिंपली सोल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। कि मेरी बात समझ में आई है, इतनी सी बात है, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। सो हियर अगेन द वैल्यू ऑफ दिस x denote the wave direction. X is moving in I direction and y is basically, now this y is the direction of magnetic field. Then what will be the value of electric field? Then the value of electric field will be obviously ये क्या होगा आपका z डायरेक्शन में, क्या होगा z डायरेक्शन, क्योंकि तीनों आप दो पहले से पता है तो थर्ड तो इजीली निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं जो ऊपर इक्वेशंस लिख रहे थे, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी वाई बी नॉट साइन ओमेगा टी साइन, नहीं सॉरी, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब सिंपल आपको अगर इससे रिलेट करते हो तो क्या सारी बातें इजीली समझ में आ जाएंगी अब। ठीक है, तो अगर मैं क्या पूछा, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, अगर मैं k को लिखूं, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। सो k इज इक्वल k हियर, दिस इज k 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू x को नहीं लेना, इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो क्या लैम्डा की वैल्यू यहां पे इजीली आ जाएगी, है ना, पाई की जगह रखोगे 3.14 और इजीली आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सेकंड क्या लिखा है इन्होंने, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव अगर आप जाओगे, सेकंड जो टर्म है 1.5 इंटू 10⁻, अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या है, ओमेगा। ये क्या है आपका ओमेगा, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। So omega is 1.5 into 10⁻11 divided by 2 pi is equal to frequency. After solving you will get your answer. The simple. What is the expression for the electric field? अंदर वाली टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो दोनों के केस में सेम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑब्वियस बात है। अब EX में आ रही है डायरेक्शन, कहां पे आ रही है, EX, क्योंकि आपकी Y में मैग्नेटिक फील्ड है। सो EX में सॉरी EZ में, X में तो वेव है, तो EZ वैल्यू कितनी होगी, ये रिलेशन याद होगा, B इज इक्वल टू E नोट बाय C। सो इफ यू want to E नोट, सो E नोट इज इक्वल टू B नोट इंटू C, एंड हियर B नोट इज दिस 2 into 10⁻⁻7. So Ez will be 2 into 10⁻⁻7 into C कैपिटल T, एंड रिमेनिंग अंदर तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है, साइन
0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11। मैंने बोला था ना कि जो इक्वेशंस ऊपर लिखी है वही आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी, हर क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। देखने में बहुत ही ना, इसको देख के बहुत ही मतलब डरावनी वाली फीलिंग आती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, जरा भी कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कि मेरी बात समझ में आई है यहां तक? सिंपल इस वेव को लिखने का तरीका, कौन सा के है, कौन सा ओमेगा है, ठीक है, ज्यादा परेशान, इतना डीप में कोई पूछेगा भी नहीं कि इस बुक के लेवल से बहुत ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि वेव एक अपने आप में काफी टफ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन हाँ, इस बुक के दायरे में चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हैं, इस बुक के अंदर सब कुछ बहुत इजी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो सिंपल अभी जो थ्योरी आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने यह बोला कि जो भी वेव्स हमें मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, और वो किस पे डिपेंड करेगी? सोर्स पे डिपेंड करेगी। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स पे डिपेंड करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है, जिसको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उनको बोलते, सबसे कम होती है वो होती है आपकी रेडियो वेव्स, जो सबसे नीचे लिखी जाती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, वो है गामा रेज। फिर आते हैं उसके बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव एंड सो ऑन। सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो फॉर्मूले ऊपर पड़े वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एक एक करके कुछ एक वेव्स आती हैं जो रेडियो वेव्स। इन्होंने क्या किया है, वेवलेंथ हमेशा याद रखना, गामा से रेडियो की तरफ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी गामा से रेडियो की तरफ डिक्रीज होती है। मतलब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। गामा रेज की वेवलेंथ बहुत ही कम है और जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? सो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्स, और मैंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटेड चार्जेस से ही प्रोड्यूस होंगी। अगर चार्जेस में एक्सेलरेशन नहीं है तो प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। सो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन एंड दे आर यूज्ड इन टेलीविजन कम्युनिकेशन। ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो किलोहर्ट्ज की फॉर्म में लिखा है वो क्या है आपकी अभी मतलब फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स के जो अपने माइक्रोवेव ओवन वगैरह में यूज होती है, उसमें क्या होता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, और उस कंडीशन में क्या होता है आपका रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। ये कुछ एक चीजें वहां पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इंफ्रारेड बेसिकली क्या होती है, जो हीट प्रोड्यूस करती हैं। जो सन से लाइट आती है उसमें विजिबल भी आती है, अल्ट्रावायलेट भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है। और वो सिंपली क्या करती हैं, आपके बॉडी में जैसे आके अभी मतलब कोलाइड करती हैं तो सिंपली क्या होता है आपका हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना? विजिबल रेज सबको सब कुछ पता है। यहां पे तो आपको वीप क्योर के बारे में भी पता होगा, ठीक है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ये कुछ एक चीजें जो उनके बारे में यहाँ पे लिखी हैं, आपको थोड़ी बहुत भी याद होगी तो चलेगा, मतलब मैक्सिमम तो याद करने वाला ही है, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोई पूछ ले कैसे बनाना है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के ऊपर प्ले कर सकते हो। विजिबल के बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट भी सन से आती हैं और अल्ट्रावायलेट के कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव मतलब कि ये वाटर प्योरिफिकेशन वगैरह में यूज होती है। नेगेटिव क्या होता है, ये ओजोन होल को मतलब ओजोन होल खत्म हो रहा है और जैसे भी ये हमारी बॉडी में मतलब कोलाइड करती हैं तो स्किन कैंसर वगैरह प्रोड्यूस करने के चांसेस होते हैं। सो ओजोन लेयर से इसका रिलेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेज और ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। सब बोलते हैं ना कि अपने एक्सरे करवा लो, एक्सरे करवा लो, मतलब ये स्किन को पास कर जाती है लेकिन बोन्स को पास कर पाती नहीं है, बोन्स को पास कर पाती नहीं है।
ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ एक अभी अगर स्किन को पास कर जाती है तो कुछ ये टिश्यूज को भी डैमेज कर देती है, उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सिंपल टर्म्स हैं, प्योर थ्योरी है, ठीक है। एक्सरे के बाद आती है गामा। गामा जैसे जैसे गामा पे जाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो ये आपकी मतलब बॉडी या फिर बोल सकते हो बोन्स वगैरह को भी पार कर जाती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। रेडियो एक्टिव डीके जब हो तो उसमें अल्फा गामा बीटा आपने सुना होगा, तो ये वही वाली गामा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कैंसर सेल वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती हैं आपकी गामा रेज। कौन सी रेज होती है? गामा रेज। ये कुछ एक फीचर्स हैं, ये भी आपको याद ही करने, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दिए हैं। ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी जो आपको सिर्फ याद करनी है, याद करने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। ये सारा का सारा आपको याद करना। हाँ, लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत होना, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है। कुछ एक अभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बस ज्यादा कुछ परेशान होना नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन हैं वो कुछ एक अच्छे बनते हैं जो आपके एक्सरसाइज में है। अगर क्वेश्चन नंबर 8.1 की बात करूं, 8 shows the capacitor made up of two circular plates each of radius this and separated by this. The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and equal to this. Then first you calculate the capacitance. So capacitance करने का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से सीखा है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. सो A यहां से निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, D यहां पे दिया है तो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो कैपेसिटेंस आप निकालते ही आए हो। तो पहला पार्ट ऐसे हो जाएगा। सेकंड है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। अक्रॉस द प्लेट्स हमने ऊपर पढ़ा कि अक्रॉस द प्लेट्स कंडक्शन करंट तो अंदर जाएगा नहीं, तो अगर यहां पे करंट 0.15 एम्पियर है, यहां पे करंट अगर आपका 0.15 एम्पियर है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहां पे, तो क्या अंदर वाले करंट को भी 0.15 एम्पियर ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आपका जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दोनों बराबर होंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर आएगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0.15 एम्पियर, क्योंकि यही करंट सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितनी बाहर वाले ने करी है। थर्ड इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल वैलिडेट? ऑफ कोर्स, अगर यहां पे देखोगे बाहर तो 0.15 आएगा और अंदर देखोगे तो वहां भी 0.15 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है ना? होना ही पड़ेगा, जंक्शन रूल वायलेट नहीं होगा। वहां भी पढ़ा था कि जंक्शन रूल वायलेट नहीं होता है, जंक्शन रूल वायलेट कहीं भी नहीं होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस दिस हैज अ कैपेसिटेंस, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिस supply with this frequency. What is the RMS value of the conduction current? RMS value of conduction current, now this AC supply is given, और अल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस वगैरह, तो यहां से रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इसको बोला था हमने XC इज 1 बाय ओमेगा C, और ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी यहां पे दी है, आई थिंक कैपेसिटेंस भी यहां पे दिया है, तो सिंपल XC आ जाएगा, और जो करंट आएगा वो आप यहां पे लिख लोगे, जो करंट की वैल्यू आएगी वो 230 बाय X into C. This is the resistance offered by the capacitor. That will be RMS value. That will be RMS value. Next is the conduction current equal to the displacement current. Yes, होना ही पड़ेगा, ठीक है। यही हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर कंडक्शन करंट है तो उतना ही अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी। ऊपर अभी डेरिवेशन में यही तो लॉजिक लगाया था, यही तो लॉजिक लगाया था कि अगर सेम अगर सरफेस चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, जब हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे लूप पे, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, म्यू नॉट आर, सॉरी एक्स आर बोल सकते हैं, आर आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आई यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो आर यहां पे क्या लेना है, आर लेनी है आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और वो होगी आपका √2 इंटू IRMS, और IRMS वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू। बस इसको चेंज करना है, आर की जगह यहां पे क्या लिखना है, 3 सेंटीमीटर, हम पहले फॉर्मूला पढ़ के आए, और आर तो आपको रेडियस दे ही रखा है,
बस सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कि मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया था आपका मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस वाला, वहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमने इस फॉर्मूले को तो प्रूव भी किया है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी है। बस ये आरएमएस और इस सब में यहाँ पे मैक्सिमम पूछा ना, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, तो आपको √2 इंटू IRMS वैल्यू, IRMS कहां से आई है आपका, क्योंकि 230 आपकी कौन सी वैल्यू है, वोल्टेज की जो सप्लाई है वो RMS की वैल्यू है। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे √2 IRMS लिया। बस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल टर्म्स में चलते रहना है। What physical quantity is the same for X-rays of wavelength, red light of wavelength and अगर वैक्यूम में चल रहे हैं तो सारे के सारे किससे मूव करेंगे? All are electromagnetic waves and if all are electromagnetic waves they will move with speed of light. Speed of light सबसे कॉमन चीज क्या होगी इसके लिए? Speed of light क्या होगी बेटा? Speed of light। क्या मेरी बात समझ में आई है? Speed of light सबसे कॉमन चीज होगी। नेक्स्ट आता है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जा रही है? जेड डायरेक्शन में। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स? तो हमने बोला कि अगर वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो या तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? एक्स में, या तो उल्टा भी हो सकता है, ई वाई और बी एक्स। इन दोनों में से कोई एक केस होगा अगर z डायरेक्शन में वेव जा रही है, क्योंकि दोनों उसके परपेंडिकुलर और आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, इफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? व्हाट इज दी वेवलेंथ? व्हाट इज दी वेवलेंथ? अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या होता है? और ये मूव कर रही है आपका, सिंपल सी बात है, वैक्यूम में दिया तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही होगी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट से। सो 2 पाई, वो हमने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दी वेवलेंथ? अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको वेवलेंथ निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी दी है और आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी होता है आपका ओमेगा, ओमेगा, और वेवलेंथ अगर आपको दे दी सो ओमेगा की वैल्यू होती है आपका, सिंपल है ना, यहां पे तो ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, लैम्डा बाई टी, सॉरी लैम्डा वेवलेंथ डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी। सो यहां से क्या लैम्डा में आ जाएगा? सी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया 30 इंटू 10⁻6 और सी हो गया 3 इंटू 10⁻6। यू विल गेट योर आंसर। सिंपल सिंपल है ना, सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ रेडियो कैन टर्न इन टू एनी स्टेशन इन 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द करोस्पोंडिंग वेवलेंथ बैंड? ये भी ऊपर से कर सकते हो आप, ठीक है, वहां पे हमने रिलेशन निकाल लिया, जिसको बोला हमने C इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो क्या वेवलेंथ, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है। वेवलेंथ पूछिए, वेवलेंथ इज इक्वल टू C बाय फ्रीक्वेंसी, तो रेंज आ जाएगी। C है आपकी स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी तो आपको समझ में आएगी। फ्रीक्वेंसी 7.5 के लिखोगे 7.5 इंटू 10⁻6 और सेकंड के लिखोगे 12 इंटू 10⁻6, तो आपको रेंज मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। किसकी रेंज चाहिए आपको? वेवलेंथ की रेंज। तो एक लैम्डा 1 पहले वाले केस में यहाँ पे 7.5 करोगे और लैम्डा 2 के लिए C बाय 12 इंटू 10⁻6 करोगे तो आंसर आने लगेगा। सिंपल। और C की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है जी। 8.6 पे चलते हैं। अ चार्ज पार्टिकल oscillate about its mean equilibrium position with the frequency of this. What is the frequency of electromagnetic wave? याद रखना हमेशा, जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। तो इसका भी आंसर आएगा 10⁹ हर्ट्ज। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, EM वेव। ठीक है, सोर्स पे अभी सब कुछ डिपेंड कर जाता है। 8.6 के बाद आता है 8.7, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is this. What is the amplitude of electric field? And we know the relation B naught is equal to E naught by C. So B naught यहाँ पे दिया है, ठीक है, नैनो टेस्ला मतलब 510 into 10 raised to power -9 and C, then you can easily find the values, है ना। सिंपल इसका आंसर है, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। Suppose that electric field amplitude of electromagnetic wave is this and the frequency is this. Determine the B naught. B naught अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं B naught लिखना चाहूँ तो अभी लिखा मैंने E naught डिवाइड बाय C, तो क्या पहला आंसर आ गया। ओमेगा की बात करोगे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है। थर्ड के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो हमें लैम्डा चाहिए, लेकिन लैम्डा कहां से मिलेगा, लैम्डा मिलेगा आपको जो वेव आपकी मूव कर रही है, लैम्डा आपको कहां से मिलेगा। लैम्डा का हमने अभी रिलेशन निकाला कि लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू सी। सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू सी। सो हाँ, सी बाय 1 by t frequency. So this will be the relation. Here V is, this particular mu is frequency. तो लैम्डा यहां से आ जाएगा, इस लैम्डा को यहां पे पुट करोगे तो K भी आ जाएगा, K भी आ जाएगा, सब कुछ आ गया। रिलेशन कैसे लिखोगे, हम यहां पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। फाइंड दी सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is this and frequency is this, determine। तो हम मान लेते हैं कि वेव z डायरेक्शन में जा रहा है, वेव कहां जा रहा है, z डायरेक्शन में जा रहा है। तो E को x मान लेते हैं, Ex इज इक्वल टू E नोट हमारे पास दिया है 120 साइन kx, k हमने निकाल लिया, k नो सॉरी, अब यहां पे z नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव हमने z मान लिया माइनस ओमेगा इंटू टी, ओमेगा भी यहां से आ जाएगा। सब कुछ हमने पहले निकाला है, और अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b नोट की वैल्यू क्या निकाली है हमने, E नोट बाय सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये सिंपल आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, सिंपल आंसर मिल जाएगा। ओमेगा निकालना भी सिखा दिया, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। कैलकुलेशन पार्ट आपको सोल्व खुद से करना पड़े ताकि आपके आंसर भी आए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है। इसी ट्रेंड को फॉलो करना आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ भी नहीं दी है, आप अपनी मर्जी से ई एक्स और बी वाई मान सकते हो। अगर कुछ दिया होता तो आप नहीं मान सकते थे, कुछ दिया होता तो आप मान नहीं सकते थे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है the terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in the text. Use the formula E is equal to h mu for energy of a quantum of radial photon and obtain the photon energy in units of electron volt for different parts of electromagnetic spectrum. In what way are the different scales of photon energy that you obtain related to the sources of electromagnetic radiation? यहाँ पे h क्या है, बेसिकली आपका h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। जब h आपका 6 × 10⁻34 ऐसा कुछ होता है, तो जब उसमें वैल्यू पुट करोगे आप, तो आप एनर्जी की वैल्यू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जीज है उसके बराबर आने लगेगी। लेकिन ये क्वेश्चन जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेंगे, या जो भी मतलब डी ब्रोगली रिलेशनशिप है वो पढ़ लेंगे, तब ये और इजीली हो जाएगा। बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें वहां पे इस क्वेश्चन में देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 8.9 में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आगे जाएंगे तब इसको ट्राई कर लेंगे कि 8.9 को कैसे करना है। क्या मेरी बात समझ में आई। लास्ट आता है 8.10 इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसली एट अ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नोट दिया 48 और फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। सो वेवलेंथ निकालने के लिए हम सबको पता है, अगर कोई मीडियम नहीं है तो वो कैसे पास कर रही है। जब कोई मीडियम नहीं है तो सिंपली आपका वो अभी वैक्यूम है, तो स्पीड क्या होगी आपका। सो लैम्डा बाय टी, या लैम्डा यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। सो यू विल गेट द लैम्डा फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द
सेकंड है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय सी। सी इज द वैल्यू ऑफ यू कैन से स्पीड ऑफ लाइट, है ना। एंड द थर्ड पार्ट दिया है इन्होंने, थर्ड पार्ट is show that the average energy density of E field equal to at the average energy density of B। अगर आपको थोड़े से भी रिलेशन याद है, थोड़े से भी रिलेशन याद है, तो हमने क्या किया था रिलेशन में, अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, एक रिलेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड U ऑफ E क्या होता है, U ऑफ E की बात करोगे तो हमने पढ़ा था जहां तक मुझे याद है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जब हम कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जब हम इंडक्टर कर रहे थे, सो 1/2 म्यू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। क्या सबको याद है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? ठीक है, तो वहीं से यहां से ये निकालना है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है जी, अब ये रिलेशन आपको याद होगा छोटा सा, अभी हम जिसको करते आ रहे थे, ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, क्या यही करते आ रहे थे हम। सी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√, और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और बी नॉट, यहां पे मैं नोट लगा देता हूं ताकि मैक्सिमम। अगर सी को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट, क्या ये मैं लिख सकता हूं। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कैसा आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 खुल जाएगा तो ये सिंपल बी नॉट स्क्वायर। दोनों साइड में अगर म्यू नॉट यही रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वहां चला गया, सो ये तो स्क्वायर नहीं होगा ना, ये थोड़ी स्क्वायर होगा, तो बाहर ही आया जस्ट, तो वहां चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी अभी म्यू नॉट, दोनों 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो सिंपल जो हमने पढ़ा वही हमने फाइंड कर लिया। बस जैसे एक सिंपल तरीका है चीजों को एक ही बार अलग अलग तरीके से दिखाने का, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, के कहां पे लिखना है, लैम्डा क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज को खुद से करने की ट्राई करना, सोल्व खुद से करना, जब तक तो खुद का पेन नहीं चलाओगे सुन के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए। ये था आपका चैप्टर जिसको बोला हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर एक चीज हमने अच्छे से की है जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। ठीक है, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको लगता है कि कोई अभी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।